विलासपुर नाम के एक छोटे से गांव में गुड़िया नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। अभी गुड़िया की उम्र सिर्फ 14 साल थी। गुड़िया अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। ऐसे ही एक दिन, गुड़िया बेटा जल्दी उठो, स्कूल जाने के लिए देरी हो रही है। पिताजी, आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा। गुड़िया बेटा, स्कूल नहीं जाओगी, पढ़ाई नहीं करोगी तो एक दिन बड़ी अफसर कैसे बनोगी? और तुम्हें तो अभी खूब पढ़ना लिखना है, तभी तो तुम मेरे सपनों को पूरा करोगी। बताओ, तुम्हें अपने पिता के सपने पूरे करने हैं या नहीं? करने हैं ना पिताजी। तो फिर चलो, जल्दी से उठ जाओ। इस तरह से गुड़िया के पिता गुड़िया को स्कूल के लिए मना लेते हैं। और जब वो गुड़िया को स्कूल छोड़कर आ रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची का बाल विवाह हो रहा है। ये देख गुड़िया के पिता को अच्छा नहीं लगता और वो बाल विवाह का विरोध करते हुए बोलते हैं, आप सब ये क्या कर रहे हैं? बाल विवाह कानूनी जुर्म है और आप इस छोटी सी बच्ची का बाल विवाह करवा रहे हैं। अरे इस बच्ची की उम्र अभी केवल 12-13 वर्ष होगी और इतनी कम उम्र में आप इस बच्ची का विवाह करवा रहे हैं। अरे भाई साहब, आप कौन होते हैं बोलने वाले? और वैसे भी मैं अपनी बहू का अच्छा भला बुरा सब जानती हूँ। मेरे बेटे की मौत के बाद लोगों की बुरी नजर मेरी बहू पे है, इसीलिए मेरी बहू के लिए अच्छा यही होगा कि मैं इसकी दूसरी शादी करवा दूं, ताकि इन हैवानों की नजर मेरी बहू से दूर रह सके। क्या? इसका मतलब इस बच्ची का पहले भी बाल विवाह हो चुका है? हाँ, और यही मेरी बहू है। देखिए बहन जी, आप पहले ही एक गलती कर चुकी हैं। छोटी सी उम्र में अपने बेटे की शादी इस लड़की से करवाकर, और आप अब ये दूसरी बार गलती करने जा रही हैं। अपनी बहू का बाल विवाह करवाकर, अरे आप अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रख सकती हैं, दुनिया वाले की नजरों से बचाकर इसे पढ़ा लिखा सकती हैं। लेकिन भाई साहब, मेरे अलावा मेरी बहू का इस दुनिया में कोई नहीं है। शादी से पहले इसके माता पिता चल बसे और शादी के बाद मेरा बेटा। अब तो मेरे पास भी बहुत कम जिंदगी बची है। कुछ ही दिनों में अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरी बहू का क्या होगा? इसीलिए मैं अपनी बहू का बाल विवाह करवाना चाह रही हूँ। आपकी बहू को मैं पालूंगा, वो भी अपनी बेटी की तरह। जैसे मेरी बेटी गुड़िया है, ठीक उसी तरह से आपकी बहू कविता मेरी बेटी है। कविता की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इस तरह से गुड़िया के पिता उस बाल विवाह को होने से रोक लेते हैं और कविता को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। कविता गुड़िया से छोटी थी, इसलिए गुड़िया उसे पढ़ाती लिखाती है और छोटी बहन की तरह उसे प्यार करती है। समय यूं ही बीतता जाता है। अब गुड़िया और कविता की उम्र 15-16 साल की हो जाती है। परंतु इसी बीच एक दिन अचानक एक दुर्घटना में गुड़िया के पिता की मृत्यु हो जाती है। गुड़िया के पिता की मृत्यु होने के बाद गुड़िया और उसका परिवार रोड पर आ जाता है। अब गुड़िया की माँ पर 2 बच्चों का भार था। ऐसे ही एक दिन गुड़िया की माँ कांता काम की तलाश में बाहर जाती है कि तभी एक औरत उसे बोलती है, कांता बहन, तुम्हारे घर में इतना सब कुछ हो गया और तुमने फिर भी उस मनहूस कविता को अपने घर में रखा हुआ है। कविता मेरी बेटी जैसी है और तुम ये सब कुछ क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सच में बहन, तुम तो बड़ी ही बेवकूफ हो। मुझे तो पता ही नहीं था। अरे जब से ये कविता तुम्हारे घर में आई है, तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियाँ तुमसे दूर हो गई है। पहले तुम्हारा पति मर गया और अब तुम दोनों माँ बेटी रोड पे आ चुकी हो। फिर भी तुम इस मनहूस को अपने घर में पाल रही हो। अरे बहन, तुम जानती ही क्या हो? शादी से पहले ये अपने माँ बाप को खा गई और शादी के बाद अपने पति को। और इसकी सास तो मरने वाली थी बेचारी। उसने क्या किया, इसका बाल विवाह कराने का सोचा, लेकिन तुम्हारे पति ने इसका बाल विवाह करवाने नहीं दिया, रोक लिया उसको। मैं नहीं मानती ये सब, और मेरे लिए दोनों बच्चियाँ एक बराबर हैं। कांता उस औरत को जवाब देकर वहाँ से जाने लगती है और वह औरत पीछे से कांता के कान भरते हुए उससे बोलती है, मेरी नजर में एक रिश्ता है। अगर तुम चाहो तो उस मनहूस कविता की शादी उस घर में करवाकर उससे पीछा छुड़ा सकती हो। बदले में तुम्हें खूब सारे पैसे भी मिलेंगे। उन पैसों से अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा लिखा सकोगी तुम। उस समय तो कांता उस औरत की बातों को अनसुना करके चली जाती है, लेकिन पूरे दिन उस औरत की बातें कांता के दिमाग में घूमती रहती है। और आखिरकार कुछ दिनों बाद जब वो औरत कांता के घर दोबारा आती है तो कांता कविता का बाल विवाह करवाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब लड़के वाले कविता को देखने उसके घर आते हैं तो लड़की की उम्र देखकर
कांता इस रिश्ते के लिए मना कर देती है। माफ करना, मुझे ये रिश्ता मंजूर रहा, पर अब मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। मैं एक बेटी की भलाई के लिए अपनी दूसरी बेटी को नरक में नहीं धकेल सकती। अरे जब तुम्हें ये रिश्ता मंजूर ही नहीं था, मुझे और मेरे बेटे को यहाँ बुलाना जरूरी था। चल बेटा। इस तरह से लड़के का बाप लड़के को अपने साथ ले जाने लगता है कि तभी कविता वहाँ आती है और कांता से बोलती है, माँ, अगर मेरा बाल विवाह होता और गुड़िया की जिंदगी सफर चाहती है तो मुझे ये बाल विवाह मंजूर है। ऐसे भी मेरा पहले भी बाल विवाह हो चुका है गरीबी की वजह से। पर कविता, मेरे पति बाल विवाह के खिलाफ थे और इसीलिए वो दुनिया के खिलाफ जाकर तुम्हें यहाँ लेकर आए थे, और मैं भी वही काम नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ कि कुछ देर के लिए मैं लालची और स्वार्थी हो गई थी, पर मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए तुम्हारी खुशियों का गला नहीं घोट सकती। आपने और पिताजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और आप मुझे बेटी मानती है ना, तो क्या अपनी बेटी का कहा नहीं मानोगी माँ? कविता के आगे कांता मजबूर हो जाती है और कविता का बाल विवाह उस आदमी से करवा देती है। शादी होने के बाद कविता का पति, जिसकी उम्र 30 साल थी, वो कविता पर बहुत अत्याचार करता है और डेली शराब पीकर आता है। ऐसे ही एक दिन, सुरेश जी, आप इतनी शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए घर आते हैं। प्लीज आप शराब पीकर गाड़ी मत चलाइए, ऐसे में आपको कुछ भी हो सकता है। बीवी है, बीवी बनकर रहे, माँ बनने की जरूरत नहीं है। और भूल मत, मेरे बाप ने तेरी गरीब माँ को इतना धन दिया है कि तेरी माँ और वो तेरी बड़ी बहन बैठकर जिंदगी भर खा सके। पर आपने जो मेरी माँ और बहन पर एहसान किए हैं, मैं उसका कर्ज उतार रही हूँ, फिर आप मुझे ऐसी खरी खोटी क्यों सुनाते हैं? इतनी सी है और जुबान देखो इसकी। इतना बोलकर सुरेश उसे खूब पीटता है। ऐसे ही समय बीतता है और अब कविता सुरेश के अत्याचारों से परेशान हो जाती है। उसके सामने अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, इसलिए एक दिन वो फांसी लगाकर खुदकुशी कर लेती है। कविता की मौत होने के बाद जब ये बात कविता की मुंह बोली माँ को और बहन को पता चलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और कांता कविता की लाश से बोलती है, मेरे पति ने तुझे बचाने के लिए अपनी बेटी बनाया और तेरा दूसरा बाल विवाह होने से रोका, पर उसके जाने के बाद मैंने तुझे उसी नरक में धकेल दिया। भगवान, ये मैंने क्या किया? मुझे माफ कर देना कविता। इस तरह से कविता तो चली जाती है, पर वो अपने ऊपर किए सभी एहसान को चुका जाती है और कांता सुरेश को सलाखों के पीछे भिजवा देती है। और मासूम कविता के मरने के बाद उसे आखिर इंसाफ मिलता है। तो वहीं दूसरी ओर कुछ सालों बाद गुड़िया बड़ी हो जाती है और एक लॉयर बनती है जो अपने पिता का सपना पूरा करती है और बाल विवाह जैसे कानूनी अपराध को रोकती है। माँ की जादुई तस्वीर। ये कहानी है सीमा की। सीमा एक 16 वर्षीय लड़की थी जो अपने पिता रमन के साथ मुंबई के चोल में रहा करती थी। रमन एक नंबर का नशेड़ी आदमी था जो कि दिन रात नशे में ही डूबा रहता। सीमा घर चलाने के लिए यहाँ वहाँ कोई ना कोई काम किया करती, जिससे घर का खर्च सीमा खुद उठाया करती। ऐसे ही एक रात सीमा अपने पति रमन को खाना देती है। उसका पिता खाना देखकर गुस्से से लाल हो जाता है और सीमा को एक थप्पड़ मारते हुए कहता है, निकम्मी अपनी मरी हुई माँ की तरह हो गई है, इतना सादा खाना बनाकर खिला रही है मुझे। अरे मुझे चिकन तंदूरी खाना है, दिखाई नहीं दे रहा क्या तुझे कितना कमजोर हो गया तेरा बाप? पापा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं रोज रोज आपको चिकन तंदूरी, रोज रोज आपको दारू ये सब ला कर दूं। ये 2 वक्त की रोटी खाना ही दुश्वार हो रहा है और आपको आए दिन ये सब खाना है। ओ, तो अपने बाप से जबान लड़ाएगी? आखिर है तो अपनी माँ की तरह ना। जब वो जिंदा थी तो वो भी ऐसे ही मुझसे लड़ा करती थी और अब तू, और आखिरकार वो लड़ते लड़ते मर ही गई। एक दिन तू भी ऐसी मर जाएगी। पापा, अभी जो बना है वो आप खा लो, जब पैसे होंगे तब आपके लिए चिकन तंदूरी ला दूंगी। नहीं, मुझे अभी के अभी तू चिकन तंदूरी ला कर दे, समझी तू? माफ करना पापा, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। रात भी बहुत हो चुकी है और इस समय ये सारी चीजें संभव नहीं है। तू ऐसे नहीं मानेगी हैं? रमन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी को मारना शुरू कर देता है। मारते मारते वो उसका बहुत बुरा हाल कर देता है। बेचारी सीमा बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। रोते रोते वो अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद सीमा अपनी माँ की एक तस्वीर के आगे बैठ जाती है और अपनी माँ से बातें करते हुए कहती है,
माँ, तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी तो नरक बन चुकी है। आए दिन मुझे पापा मारते और पीटते हैं। मुझे ऐसा लगता है पापा के होने के बाद भी मैं अनाथ हूँ, क्योंकि वो तो मुझे अपनी बेटी समझते ही नहीं। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? वापस आ जाओ ना। एक एक दिन काटना भी मुश्किल हो रहा है अब तो। सीमा अपनी माँ की तस्वीर से बातें करते करते सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रमन अपनी बेटी सीमा से कहता है, कहाँ गई हो कामचोर? इधर आ। हाँ पापा, बोलो। मुझे कुछ पैसे दे, दारू पी के आना है। बहुत दिन से पी नहीं है मैंने, आज जमकर दारू पीऊंगा। पापा, मेरे पास पैसे नहीं है, और जो थोड़े से पैसे हैं मेरे पास, उससे घर में राशन डलवाना है। अगर वो पैसे मैं आपको दे दूंगी तो महीने भर का राशन कहाँ से आएगा? राशन कहाँ से आएगा और कहाँ से नहीं आएगा इसकी चिंता तू करेगी। मुझे टाइम से खाना चाहिए, और अगर टाइम से खाना नहीं मिला तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा मार मार कर, जैसे तेरी माँ की करता था। नहीं पापा, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको पैसे नहीं दूंगी, और रोज रोज पीना, इससे आपकी सेहत को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए आज मैं आपको पैसे नहीं दूंगी। आपको मारना है ना, मुझे मार लो, जितना मारना है, जितना दिल करे उतना मारो, लेकिन पैसे नहीं दूंगी। रमन को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो सीमा के कमरे में घुस जाता है और यहाँ वहाँ पैसे ढूंढने की कोशिश करता है। आखिरकार अंत में सीमा के तकिए के नीचे रमन को पैसे मिल जाते हैं और वो पैसे लेकर घर से निकल जाता है। सीमा लाख कोशिशों के बाद भी रमन को रोक नहीं पाती। ये सब देखकर सीमा दुखी हो जाती है और वो फिर से अपनी माँ की तस्वीर के पास बैठ जाती है और अपनी माँ से बात करते हुए अपना दुख बताती है। तभी वो तस्वीर सीमा से बोलने लगती है, मत रो मेरी बच्ची, मत रो। जब से मैं गई हूँ तब से तेरा जीना इसने दुश्वार कर दिया है, इस निकम्मे बाप ने। मगर तू चिंता मत कर, मेरा साया हमेशा तेरे साथ है। माँ, माँ, आप कहाँ हो माँ? आपकी आवाज मुझे आ रही है, लेकिन आप हो कहाँ? मेरे सामने आओ माँ। मेरी बच्ची, मैं इस तस्वीर में हूँ और मैं सामने नहीं आ सकती। बस इस तस्वीर के जरिए ही तुझसे बात कर सकती हूँ। बाकी तू चिंता मत कर, मेरी नजर हमेशा है तुझ पर। तेरे दुखों का अंत होने वाला है मेरी बच्ची। हाँ माँ, मुझे पापा बहुत मारते हैं, उन्हें मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, हर बुरी चीज का अंत होता है, इसका भी अंत होगा। ऐसे ही थोड़ी देर बाद रमन नशे में धुत होकर अपने घर आता है और आधी रात को अपनी बेटी सीमा को मारते और पीटते हुए कहता है, अरे ओ निकम्मी सीमा, अरे कहाँ मर गई? अरे मेरी बोतल खत्म हो गई है, जा ठेके से मेरी बोतल लेकर आ। मैं नहीं जाऊंगी, आपको जो करना है कर लो। नहीं जाएगी? अरे तेरी हड्डी पसली तोड़कर एक कर दूंगा नहीं गई तो। आज मुझे जमकर पीनी है, जा ठेके पर जाकर बोतल लेके आ। रमन को गुस्सा आता है और वो डंडा उठाकर सीमा को मारने लगता है। आखिरकार अंत में सीमा को मजबूर होकर दारू के ठेके पर जाना पड़ता है। ठेके पर बहुत सारे नशे में धुत आदमी होते हैं। सीमा बहुत घबरा जाती है। उनमें से 2 आदमी सीमा को परेशान करने लगते हैं। सीमा खुद को बचाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ सीमा की माँ की तस्वीर आती है और वो तस्वीर घूम घूम कर उन नशेड़ी आदमियों को मारने और पीटने लगती है। सारे नशेड़ियों को वो तस्वीर उल्टा लटका देती है। थोड़ी ही देर बाद सीमा उस तस्वीर के साथ अपने घर वापस आती है। सीमा को घर आता देख रमन नशे में धुत होकर सो जाता है। ऐसे ही अगली सुबह जब रमन उठता है तो वो देखता है कि उसके चारों तरफ आग ही आग लगी हुई है। रमन खुद को बचाने की कोशिश करता है और चिल्लाता रहता है, अरे अरे मुझे बचाओ, कोई आग लगी है भाई, अरे मेरे चारों तरफ आग लगी है, मैं जलकर मर जाऊंगा। सीमा बेटा कहाँ है तू? मुझे बचा बेटा। तभी वहाँ सीमा और उसकी माँ की तस्वीर दोनों आते हैं। तस्वीर रमन से कहती है, नहीं रमन, तू अब इसी आग में जलकर मरेगा। तूने मेरी बेटी को बहुत परेशान किया है, जीना दुश्वार कर दिया है तूने। बेटियां घर की इज्जत होती है और तूने अपने उस 2 कौड़ी की बोतल के चक्कर में मेरी बेटी को दारू के ठेके पर भेजा। ये सब तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। तू इसी आग में जलकर तड़प तड़प कर मरेगा, तेरी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आगे से कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। नहीं, इस आग में तू जलकर मरेगा, हमेशा हमेशा के लिए तेरा किस्सा ही खत्म होगा आज। नहीं नहीं, मुझे मत मारो,
मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया वो गलत है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं सीमा का बहुत ख्याल रखूंगा। उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगा। आगे से मैं तुम्हें या सीमा को किसी को भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब से मैं पीना भी बंद कर दूंगा। हाँ, मैं पीना बंद कर दूंगा। ठीक है रमन, भगवान भी सबको एक मौका देता है, इसीलिए मैं तुझे एक आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर मुझे फिर से कोई शिकायत का मौका मिला तो मैं तुझे मारने से पहले पूछूंगी नहीं, सीधा मार डालूंगी। इस तरह पूरी आग शांत हो जाती है और कुछ दिन बीत जाते हैं। रमन सीमा को अब माँ और बाप दोनों का ही प्यार देता है, खुद बहुत मेहनत करता है, मजदूरी करके घर चलाता है और इस तरह दोनों बाप बेटे एक साथ हंसी खुशी रहने लग जाते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। कुलवंत के 4 बेटे थे। कुलवंत ने बचपन से ही अपने काले रंग को लेकर बहुत ताने सुने थे और कुलवंत के पति सोम ने हमेशा उसका साथ दिया था, लेकिन कुछ साल पहले ही सोम की मृत्यु हो गई थी। अब सोम की मृत्यु के बाद कुलवंत अपने 4 बेटों के साथ रहा करती थी। कुलवंत को इस बात की खुशी थी कि उसके चारों बेटे गोरे थे और अब बड़े हो चुके थे। ऐसे ही एक दिन कुलवंत रसोई घर में काम कर रही होती है। तभी कुलवंत का बड़ा बेटा राज आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ आप कितना काम करती हो। वैसे मैं आज छुट्टी पर हूँ, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं आपके कामों में आपका हाथ बटा लूँ। एक तू ही मेरा संस्कारी बेटा है, बाकी जो तेरे 3 नालायक भाई हैं, आयुष, पीयूष और अमित, वो तीनों तो 1 नंबर के कामचोर हैं। उन्हें तो बस खुद से मतलब है, भले ही माँ यहाँ काम करते करते मर ही जाए। तभी वहाँ कुलवंत का दूसरा बेटा आता है और अपनी माँ से बोलता है, क्या माँ आपने अब तक मेरा लंच पैक नहीं किया? आज आपकी वजह से फिर से मैं ऑफिस लेट हो जाऊंगा। हाँ हाँ, माँ की वजह से तो तू हमेशा ही लेट होता है। आने दो तुम चारों की बीवियों को, फिर देखते हो कौन हमेशा समय पर ऑफिस पहुँचता है। कुलवंत अपने चारों बेटे से बहुत प्यार करती थी और कुलवंत के चारों बेटे भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। इसी तरह से हंसते खेलते कुलवंत का परिवार चल रहा होता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कुलवंत की बहन दिव्या आती है और कुलवंत से बोलती है, दीदी मेरी 3 बेटी थी, मैंने तो अपनी तीनों बेटी की शादी करवा दी। तेरे चारों बेटे मेरी तीनों बेटियों से बड़े हैं, पर अब तक तूने अपने एक बेटे की भी शादी नहीं करवाई। अरे तुझे अपने बेटों की शादी करवानी भी है या नहीं? करवानी तो थी, पर मैं सोच रही थी कि एक बार अपने चारों बेटों से भी पूछ लूं, कहीं उन्होंने कोई लड़की तो पसंद नहीं कर रखी। पूछ लेना दीदी, अगर तुम्हारे लड़के के नजर में कोई लड़की नहीं होगी तो मुझे बताना, मेरे पास बहुत अच्छी लड़कियां हैं, वो भी संस्कारी। इस तरह से दिव्या चली जाती है और शाम को जब उसके सारे बेटे घर आते हैं तो कुलवंत अपने बेटों से उनकी शादी की बात करती है, जिसके बाद आयुष, पीयूष और अमित अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में अपनी माँ को बता देते हैं। जिसके बाद कुलवंत अपने सबसे बड़े बेटे राज से बोलती है, राज बेटा, तूने किसी लड़की के बारे में नहीं बताया? हाँ माँ, क्योंकि मुझे आपकी पसंद की लड़की से शादी करनी है। राज की ये बात सुनकर कुलवंत बहुत खुश हो जाती है और वो अपनी बहन को बताती है। अब बहुत जल्द कुलवंत अपनी चारों बेटों की शादी उनकी मनपसंद की लड़कियों से करवा देती है। कुलवंत की चारों बहू बहुत गोरी और सुंदर होती है और कुलवंत की 3 बहू के अंदर अपने गोरे और सुंदर होने का बहुत घमंड होता है। ऐसे ही एक दिन, छोटी बहू, ओ छोटी बहू पूजा, देखो सुबह हो चुकी है, अब उठकर फ्रेश हो जाओ। माँ जी प्लीज, जब मैं सोकर उठती हूँ तो आप मेरे सामने मत आया करो, क्योंकि मुझे सोकर उठते ही आपका काला चेहरा देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर बहू, मैं तो बस तुझे यहाँ उठाने आई थी। कुलवंत पूजा को उठाई रही होती है कि तभी कुलवंत की दूसरी बहू नीलम वहाँ आ जाती है और कुलवंत से बोलती है, ओहो माँ जी, सही कहते हैं आयुष जी, सच में आप बहुत ही लापरवाह इंसान हो। आप जानती हो ना, मुझे आयुष जी के साथ ही ऑफिस जाना होता है, पर फिर भी आपने अभी तक हमारा लंच पैक नहीं किया। ऊपर से आपकी काली शक्ल, मैं जब भी आपको देखकर ऑफिस जाती हूँ तो मेरा पूरा दिन आपके चेहरे की तरह काला अंधकार में चला जाता है। अपनी बहुआ के मुंह से अपने काले रंग के लिए ऐसा सुनकर कुलवंत को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और उसके तीनों बेटे भी अपनी बीवियों के बहकावे में आ जाते हैं और अब वो भी अपनी ही माँ को उसके रंग के लिए ताने मारने लगते हैं।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नीलम प्रेग्नेंट होती है। जब ये बात कुलवंत को पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है और नीलम का खूब ख्याल रखती है। और ऐसे ही एक दिन बहू, ये लो केसर वाला दूध। केसर वाला दूध पीने से बच्चा गोरा पैदा होता है। माँ जी, मैं गोरी, मेरे पति गोरे, तो जाहिर सी बात है ना कि मेरा बच्चा भी गोरा ही होगा। और वैसे भी आप प्लीज सुबह शाम मुझे अपना चेहरा मत दिखाइए। अगर मैं भी आपका चेहरा पूरे दिन देखती रहूंगी तो मेरा बच्चा भी काला होगा, बिल्कुल आपकी तरह। अपनी बहू की ये बात सुनकर कुलवंत दूध का गिलास वहीं रखकर वहां से चली जाती है। लेकिन ये सब कुछ अब और ज्यादा दिन कुलवंत की बड़ी बहू दिशा से बर्दाश्त नहीं होता। और ऐसे ही एक दिन जब खाने की टेबल पर कुलवंत के तीनों बेटे और उनकी बीवियां कुलवंत के काले रंग का मजाक बना रही होती हैं। वैसे माँ जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती। कहते हैं कि पति पत्नी अगर गोरे होते हैं तो उनका बच्चा भी गोरा होता है, और अगर काले होते हैं तो उनका बच्चा भी काला होता है। पर आपने गोरे बच्चे कैसे पैदा कर लिए, जबकि आप तो तवे से भी ज्यादा काली हैं? अरे ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी पूजा कि हमारे पिताजी गोरे थे और इसीलिए हम गोरे हुए। हमारे पिताजी भी काले होते तो आज तुम्हारे जीवन में हम गोरे पति नहीं, हम काले पति होते। बच्चों, काले और गोरे रंग में क्या रखा है? इंसान का तो बस दिल साफ होना चाहिए। माँ जी, जिस इंसान का रंग ही काला हो उसका दिल कैसे साफ हो सकता है? ये सुनकर दिशा से अब और बर्दाश्त नहीं होता और वो सबसे बोलती है, बस बहुत उड़ा लिया तुम लोगों ने माँ जी का मजाक। यहाँ पे गोरी और काली की बातें हो रही है ना, तो मुझे ये बताओ कि तुम तीनों में से मैं काली हूँ या गोरी? दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वैसे भी आप तो पूरे घर में सबसे गोरी और सुंदर हो। आपके जैसी रंगत और सुंदरता तो हर किसी को चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि तुम सब मुझसे काले हो, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें इन चीजों के लिए नहीं बोला। फिर तुम तीनों बहुएं माँ जी को उनके रंग के लिए कैसे बोल सकती हो? तुम तीनों को तो छोड़ो, मैं तो आप तीनों पे हैरान हूँ। आयुष, पीयूष, अमित, माँ जी आपकी माँ है ना, इसी रंग के साथ उन्होंने आपको जन्म दिया, आपको पाला पोसा, इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया, आपको आपकी मर्जी से शादी करने दिया, और आज आप तीनों अपनी माँ को इस तरह सुना रहे हैं। पर दीदी, काले को काला ही कहा जाता है। अरे माँ जी का तो सिर्फ रंग काला है, लेकिन तुम तीनों की सोच, दिल, सब कुछ काला है। तुम सबको काला रंग बहुत पसंद है ना, काला कपड़ा पहनना बहुत पसंद है, लेकिन काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर विष्णु भगवान भी तो काले थे ना, लेकिन फिर भी सब उनसे कितना प्यार करते थे। शादी होने के बाद बहुएं अपने घर को संभालती हैं, लेकिन तुम तीनों बहुओं के आने के बाद भी माँ जी खुद सबका ख्याल रखती हैं, बिना कुछ कहे सब कुछ करती हैं। और तुम लोग क्या कर रहे हो? माँ जी को उनके रंग के लिए ताने दे रहे हो। बस कर बहू, उन्हें बुरा लग रहा होगा, उनके दिल को ठेस पहुंच रही होगी। अगर इनके दिल को ठेस पहुंचती है ना माँ जी, तो पहुंचने दीजिए। आखिर इन लोगों को भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। जिनकी बदौलत आज ये लोग इस घर में है ना, वो लोग कैसे आपको रंग के लिए ताना दे सकते हैं? आज अगर यहाँ पे राज होते तो शायद घर में ये सब कुछ नहीं होता। इतना सब कुछ होने के बाद भी कुलवंत दिशा को समझाती है, लेकिन अपनी तीनों बहू को कुछ नहीं बोलती। ये देखकर कुलवंत की तीनों बहू को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो कुलवंत से बोलती हैं, माँ जी, दीदी आज बिल्कुल सही बोल रही हैं, उन्हें बोलने दीजिए। माँ जी, आज हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। काश कि इस तरह के संस्कार हमें हमारे माँ बाप ने दिए होते तो आज हम आपके काले रंग को लेकर आपका इतना मजाक नहीं बना रहे होते। इस तरह से कुलवंत की तीनों बेटे और उसकी बहुओं को अकल आ जाती है, जिसके बाद कुलवंत अपने बहू बेटों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।